हाय फ्रेंड, मैं विश्वास फिर से कॉमर्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज का अपना ये वीडियो ऑडिट पे तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में अपन ने इंट्रोडक्शन, सेकंड में इंट्रोडक्शन का ही पार्ट था जिसमें अपन ने पावर एंड ड्यूटी पढ़ी थी और ऑडिट रिपोर्ट के बारे में पढ़ा था। ये अपना थर्ड वीडियो है बेटा, जिसमें आज ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्लान, वर्किंग पेपर, ऑडिट फाइल के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो चलो बिना देरी के अपन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, सबसे पहले बात हो रही है ऑडिट प्लान की। किसकी बात हो रही है बेटा? ऑडिट प्लान। तो ऑडिट प्लान क्या होता है? तो करने से पहले जो प्लान किया जाता है वही ऑडिट प्लान है। यानी कि इट इज अ मेजर पार्ट ऑफ ऑडिट वर्क। बोलते यह ऑडिट वर्क का एक मुख्य भाग है, मेजर पार्ट है ऑडिट प्लान, ध्यान रहे। अगर ऑडिट प्लान के बारे में बात करें तो ऐसे दोस्तों ने क्या बोला? ऐसे दोस्तों का नाम है बेटा बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग एन ऑडिट के अनुसार अंकेक्षण नियम एक आधारभूत सिद्धांत है। ओहो, ऐसे दोस्तों ने क्या बोला है कि अंकेक्षण नियोजन, नियोजन यानी बेटा प्लान, ऑडिट प्लान एक क्या है? आधारभूत बेसिक प्रिंसिपल है। एक ऑडिट प्रारंभ करने से पूर्व ऑडिट प्लान तैयार किया जाता है, ठीक है क्या? द ऑडिटर शुड प्लान हिज वर्क टू इनेबल हिम टू कंडक्ट एन इफेक्टिव ऑडिट इज एन इफेक्टिवली एफिशिएंट एंड क्लीन मैनर। यानी कि अंकेक्षण अपने अपने कार्यों की क्या बनानी चाहिए बेटा? योजना बनानी चाहिए, ठीक है? ये अंकेक्षक को अपने कार्य की योजना बनानी चाहिए ताकि वह एक कुशल और समयबद्ध तरीके से क्या कर सके? ऑडिट कर सकते हैं। प्लान शुड बी बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस। जो ऑडिट प्लान होगा ये बेटा किसके हिसाब से बनेगा? जो क्लाइंट है उसके इसके बेसिस पे बनेगा। प्लान शुड बी फर्दर डेवलप एंड रिसीव्ड एज नेसेसरी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। ऑडिट के दौरान आवश्यकता अनुसार इस प्लान में क्या विकसित चेंजेस, संशोधन कर सकते हैं। साथ याद रहे ऐसे 300 ऑडिट प्लानिंग के लिए एएस 8। देखिए ये लीजिए अपना ऑडिट प्लान। अगर ऑडिट प्लान की बात की जाए तो ये ऑडिट वर्क का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऐसे 200 के अनुसार या एएएस 8 के अनुसार, सॉरी ऐसे 200 के ही लिखो आप, ऐसे 200 के अनुसार ऑडिट प्लान क्या है बेटा? बेसिक प्रिंसिपल है। साथ ही याद रखो ऐसे 300 जिसको एएएस 8 बोला है, ये किससे रिलेटेड है बेटा? ऑडिट प्लान से रिलेटेड। ये कब बनाया जाता है? ऑडिट प्लानिंग कब की जाती है? ऑडिट स्टार्ट होने से पहले, ऑडिट वर्क स्टार्ट होने से पहले। ये कुछ बातें क्या है कि दे रखी है बेटा? ऑडिट प्लान की दी हुई है। कुछ बातें काय की दे रखी है? ऑडिट प्लान की दी हुई है। डन है। प्लान शुड बी बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ, ठीक है, तो याद है इसे अपन को। आगे बात करते तो ऑडिट प्लान तो हो ही गया कि ऑडिट वर्क का मेजर पार्ट है, साथ ही ऐसे दोस्तों के हिसाब से क्या है? आधारभूत सिद्धांत है। साथ ही ऑडिटर को अपने काम की क्या करनी चाहिए? योजना बनानी चाहिए कि वो इफेक्टिव तरीके से और एक टाइमली बेसिस पे क्या कर सकते हैं? टाइमली मैनर से ऑडिट कर सके। साथ ही ऑडिट प्लान क्या है? क्लाइंट के बिजनेस के नॉलेज के हिसाब से के ऊपर बेस करती है। साथ ही ऑडिट प्लान में क्या होता है? समय समय पे जो भी आवश्यकता हो तो ड्यूरिंग द ऑडिट, ऑडिट के दौरान भी हम क्या कर सकते हैं? संशोधित किया जाना चाहिए। इस तरीके से ऑडिट प्लान को बनाया जाना चाहिए। बात करते हैं बेटा ऑडिट प्रोग्राम। अंकित द्वारा अपने कार्य की रूपरेखा तैयार करना, यानी कि अपन को किसी की ऑडिट करनी है तो उस ऑडिट को किस तरीके से करना, उसे क्या बोलते हैं? ऑडिट प्रोग्राम। यानी कि ऑडिट कब करनी है, कैसे करनी है, कहाँ करनी है और किसके द्वारा करनी है, सारी चीजें का पता हमें कहां से चलता है बेटा? ऑडिट प्रोग्राम से। तो इन सारी चीजों के बारे में हम काय में लिखेंगे? ऑडिट की कहा क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना है, किसके द्वारा करना है। तो ये सारा किसका पार्ट है? ऑडिट प्रोग्राम का पार्ट है। कोहलर के हिसाब से, कोहलर ने बेटा कार्य विभाजन कहा है। कोहलर ने क्या कहा है ऑडिट प्रोग्राम को? कि ये कार्य विभाजन है, यानी कि वर्षिभूषण है ये। यानी कि जैसे कि ऑडिटर तो ऑडिट करता नहीं, उसके जो क्या बोलते हैं अपन, जो सीए आर्टिकल होते हैं वो ऑडिट करते हैं। तो ऑडिट आर्टिकल भी ऑडिट टीम में ही आते हैं।
तो ये उनके बीच में क्या है, कार्य का डिवाइडेशन है कि तू ये चेक करेगा, तू ये चेक करेगा, तुझे ये करना है, तुझे ये काम करना है। ठीक है, तो ये कोहलर के हिसाब से हो गया। वहीं ऑर्थर डब्ल्यू जो जोन्स के अनुसार ये एक योजनाबद्ध रीति है। क्या है, योजनाबद्ध रीति है, एक योजनाबद्ध तरीका है। साथ ही याद रखना, एक लिखित व पूर्ण अंकेक्षण कार्यक्रम बनाने की सिफारिश किसमें कही गई है, एएस 8 में। एएस 8 में बोला गया है कि ऑडिटर को जो भी अपना ऑडिट प्रोग्राम है वो काय में बनाना चाहिए, लिखित में बनाना चाहिए और एकदम कंप्लीट होना चाहिए। डन। अगर इसकी विशेषताओं की बात की जाए तो यह स्पष्ट और लोचदार होना चाहिए, यह सुस्पष्ट खंडों में बटा होना चाहिए, मतलब पार्ट के अंदर पार्ट होने चाहिए। इसकी समय समय पर क्या किया जाना चाहिए बेटा, समीक्षा की जानी चाहिए। यह अंकेक्षण उद्देश्य के अनुसार होना चाहिए और लिखित में होना चाहिए। तो अगर बात करें जाए तो एक तो है लोचदार, स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्ट खंडों में बटा होना चाहिए, ऑडिट उद्देश्य के अनुसार होना चाहिए और लिखित में होना चाहिए। तो बेटा अगर इसकी बात करते हैं तो ये लीजिए अपना ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम क्या है बेटा, ऑडिट वर्क की क्या है, ये रूपरेखा है। साथ ही कोहलर ने इसको क्या बोला है, कार्य विभाजन बोला है। कोहलर ने इसको क्या बोला है कि ऑडिट क्या है, ऑडिट प्रोग्राम एक कार्य विभाजन है। साथ ही अगर बात जोन्स की, ऑर्थर डब्ल्यू जोन्स, तो इसके हिसाब से क्या है, योजनाबद्ध रीति। डन है क्या। तो ये ऑडिट प्रोग्राम देखो, ऑडिट वर्क में तो, ऑडिट प्लान में तो क्या, ऑडिट वर्क का इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये ऑडिट वर्क वर्क की क्या है, रूपरेखा है। ठीक है क्या। आगे आगे बात करते हैं इसके उद्देश्य। तो यह संस्था की लेखा प्रणाली, आंतरिक नियंत्रण के समय जानकारी प्राप्त करना। इससे हम क्या कर सकते हैं, जो भी संस्था जिसकी भी हम ऑडिट कर रहे हैं उसके अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में पता चल जाता है, साथ ही उसके इंटरनल कंट्रोल के सिस्टम के बारे में भी पता चलता है। अपनाई जाने वाली अंकेक्षण विधियों का स्वभाव, समय और सीमा निर्धारित करना। ठीक है, जो भी ऑडिटर प्रोसीजर लगाएगा, प्रविधियां लगाएगा, मेथड्स लगाएगा, उनके टाइम एक्सटेंड की क्या होनी चाहिए, टाइम एक्सटेंड और लिमिटेशन की निर्धारित होना चाहिए। साथ ही संपूर्ण अंकेक्षण को क्या करना है, समन्वित करना, इकट्ठा करना है, कोऑर्डिनेट करना। ठीक है। लाभ की बात करते तो इसमें कर्मचारियों को उनकी योग्यता अनुसार कार्य का क्या किया जाता है, विभाजन किया जाता है। प्रत्येक कार्य के संबंध में उत्तरदायित्व निर्धारित, जब अपन ने बेटा काम विभाजित कर दिया है तो मैंने कह दिया कि तू ये बैंक की डिटेल चेक करेगा, तू कैश बुक करेगा, तो कैश बुक की जिम्मेदारी किसकी है, जिस बंदे को अपन ने काम दिया है। यानी कि इसमें प्रत्येक कार्य के संबंध में हम उत्तरदायी क्या कर सकते हैं, निर्धारित किया जा सकता है। अंकेक्षण कार्य की प्रगति का ज्ञान होता रहता है तथा कार्य में एक रूपता बनी रहती है। यानी कि अंकेक्षण का जो जो काम बेटा ऑडिट प्रोग्राम होता है, इसमें सारी चीजें अपन लिखते रहते हैं। तो यानी कि ऑडिट ने जो जो काम किया है, ऑडिटर ने उसकी प्रगति भी उसमें लिखी रहती है कि हमने ये काम किया, ये डन हो गया है। तो इससे इससे हमें क्या पढ़ सकता है, पता चल सकता है कि ऑडिटर की कार्य की प्रगति, कि ऑडिटर ने कितना काम किया है। साथ ही कार्य रूपता में एक रूपता बनी रहती है। इसे भविष्य में आवश्यक होने पर न्यायालय में प्रमाण के रूप में क्या किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है। वही हानि की बात करते, इससे कार्य यंत्रवत, मैकेनिकल हो जाता है। इसे अंकेक्षक के विरुद्ध न्यायालय में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं बेटा ऑडिट टेक्निक। अंकेक्षण तकनीक बोले तो होता है बेटा ऑडिट टेक्निक। ऑडिट टेक्निक, तो बेटा ऑडिट टेक्निक में क्या है, तो ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने के लिए जिन मेथड का यूज किया जाता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, ऑडिट टेक्निक। अब बेटा देखो क्या बोला है, अंकेक्षण तकनीक क्या होती है, तो ऑडिट एविडेंस को जुटाने के साधनों व तरीकों को हम क्या कहते हैं, अंकेक्षण। यानी कि ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने के लिए जिन मेथड्स का या जिन मेथड्स या जिन टेक्निक का यूज होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा, ऑडिट टेक्निक। अब ऑडिट एविडेंस की बात करते हैं तो बेटा बेटा याद रखना, ए से 500 रिवाइज्ड, आर बोले तो रिवाइज्ड, ये लिखा हुआ है ए से 500, आर बोले तो रिवाइज्ड।
ये काय के लिए दिया हुआ है बेटा? ऑडिट एविडेंस के लिए दिया हुआ है। ऐसे 300 दिया था ऑडिट प्लान के लिए, वही ऑडिट एविडेंस दिया है बेटा, ऑडिट एविडेंस के लिए दिया है ऐसे 500। तो ऑडिट एविडेंस क्या है? तो बेटा ऑडिट एविडेंस क्या है कि ऐसे का ऑडिट एविडेंस का मतलब होता है जिसके ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके आधार पे अंकेशन अपनी ऑडिटर अपनी क्या देता है? ओपिनियन देता। ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके बेस पे ऑडिटर क्या देता है? ओपिनियन देता है, उसे ही क्या बोला जाता है? ऑडिट एविडेंस। ठीक है। अब ऑडिट एविडेंस के लिए ऑडिटर की ड्यूटी क्या है, क्या कर्तव्य? टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। यानी कि क्या है कि टू सफिशिएंट, टू ऑब्टेन यानी इकट्ठा करना है, सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट, दो वर्ड याद रखना है बेटा। सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इकट्ठे करेंगे। डन। अब सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस क्या होते हैं बेटा? ये होते हैं मात्रा में, इन नंबर, क्वांटम में। यानी कि 10 एक ट्रांजेक्शन के लिए हमने 10 ऑडिट एविडेंस इकट्ठे कर ली। एक हो गया एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ये होता है क्वालिटी में, गुणवत्ता में। ऐसा नहीं कि आपने 10-15 ऑडिट एविडेंस इकट्ठे कर लिए तो सारी क्या है? फोटोकॉपी। तो उससे क्या मतलब? ऑडिट एविडेंस क्या होना चाहिए? एप्रोप्रिएट होने चाहिए। चाहे एक ही डॉक्यूमेंट हो पर वो क्या होना चाहिए? एप्रोप्रिएट होना चाहिए, यानी कि अच्छी होनी चाहिए। यानी कि वो क्या होनी चाहिए? रिलायबल होनी चाहिए और रिलेवेंट होने चाहिए। अगर रिलायबल की बात करें तो देखो, रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता योग्य होनी चाहिए। जैसे एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस, बाहर से जो ऑडिट एविडेंस कलेक्ट किए, क्योंकि पता अंडर बिजनेस के अंदर से अपन इंटरनल ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तो मैनेजमेंट ने अपन को दिए। ठीक है, तो वो उसमें भी जालसाजी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यही ऑडिट एविडेंस एक्स्ट्रा सोर्स से लेता हूं तो वो ज्यादा रिलायबल है। ठीक है। हाँ, इंटरनल ऑडिट एविडेंस ले सकता हूं मैं, कब लूंगा? जब उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या हो? एकदम बेस्ट हो, एक नंबर हो। तभी हम क्या करेंगे बेटा? इंटरनल ऑडिट एविडेंस यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली ऑब्टेन बाय ऑडिटर, कुछ ऑडिट एविडेंस किसने इकट्ठे करे? डायरेक्ट ऑडिटर ने इकट्ठे करे हैं। डॉक्यूमेंट्री ऑडिट एविडेंस या फिर ओरिजिनल एविडेंस, ये सारे क्या है बेटा? एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। आगे बात करते हैं सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस के स्रोत क्या है बेटा? तो दो भागों में बताया, प्रकृति के हिसाब से और स्रोत साधनों के हिसाब से। अगर प्रकृति के हिसाब से तो लिखित हो गया, लिखित दस्तावेज प्रपत्र हो गया, दृष्टा जो देखा, और एक मौखिक। वहीं अगर बात करें स्रोत के आधार पे तो बेटा दो है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल तो क्या होता है? जैसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। वहीं एक्सटर्नल क्या होता है? कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट ड्यूली साइंड बाय द मैनेजर ऑफ बैंक। बैंक रिकंसिलिएशन तो इंटरनल हो, और एक्सटर्नल बाहर के बंदों से लिया अपन ने, जैसे बैंक से ही मैंने ले लिया। बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ये नेक्स्ट, ऑडिट एविडेंस प्राप्त करने की टेक्निक, तरीके, ये टेक्निक्स ऑफ ऑडिट एविडेंस। सबसे पहला बेटा ऑडिट टेक्निक है इंस्पेक्शन, निरीक्षण करना डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड का। अगर मैं किसी कंपनी में ऑडिट करने गया, ठीक है, तो मैं वहां के डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड का क्या करूंगा? पहले तो इंस्पेक्शन करूंगा। फिर बात आती है ऑब्जर्वेशन। जो जो प्रोसेस, ठीक है, कौन लगाती है अकाउंट करने के लिए, अकाउंटिंग करने के लिए, कि पहले एंट्री होती है, जनरल एंट्री होती है पहले उस बुक्स में, फिर लेजर में पोस्टिंग होती है, फिर इस तरीके से उनका जो जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को मैं क्या करूंगा? ऑब्जर्व करूंगा, अवलोकित करूंगा, अवलोकन करूंगा उस प्रोसेस का। यानी कि पहला तो है डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड का इंस्पेक्शन करना। दूसरा क्या है? जो भी प्रोसेस लगा रखी है, प्रोसेसर यूज कर रखा है या प्रोसेसर ऑप्ट कर रखा है कंपनी ने, हम उसको भी क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे। से एक्सटर्नल कंफर्मेशन, थर्ड पार्टी से क्या लेना? एक्सटर्नल कंफर्मेशन। बेटा एक्सटर्नल कंफर्मेशन का ऐसे 505 है। ठीक है। रिकैलकुलेशन, मैथमेटिक कैलकुलेशन के लिए, यानी मैथमेटिकल एक्यूरेसी के लिए अपन रिकैलकुलेशन करते हैं। रीपरफॉर्मेंस, जो भी उन्होंने प्रोसेसर लगाया उनको मैं खुद ही क्या करूंगा? परफॉर्म करूंगा। एनालिटिकल प्रोसेसर, यानी फैक्ट देखेंगे, एनालिट करेंगे कि रेशियो एनालिसिस करना, ये सारे कहाँ आ जाएंगे? एनालिटिक में आ जाएंगे। और इंक्वायरी एंड कंफर्मेशन, ये किसी भी पर्सन या कंपनी के किसी भी पर्सन, एम्प्लॉय, ऑफिसर से क्या कर सकता है? इंक्वायरी और कंफर्मेशन ले सकता है। यानी कि अगर ऑडिट एविडेंस की बात करें तो पहला टेक्निक की बात करें तो इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एनालिटिकल प्रोसेसर, इंक्वायरी और कंफर्मेशन। एक बार और बोलो,
इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, रीकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एनालिटिकल प्रोसीजर और इंक्वायरी एंड कंफर्मेशन। ये सारे क्या है, ऑडिट एविडेंस को प्राप्त करने के तरीके दे रखे, टेक्निक दे रखी है। बात करते हैं बेटा अपन ऑडिट फाइल की। ये लीजिए, ऑडिट फाइल क्या होती है? तो अंकेक्षण कार्य से संबंधित प्रपत्रों, ऑडिट प्लान, ऑडिट प्रोग्राम आदि को संकलित करने की पुस्तिका को हम क्या कहते हैं? ऑडिट प्लान, ऑडिट फाइल। यानी कि इस ऑडिट फाइल में क्या क्या शामिल है बेटा? ऑडिट फाइल, ऑडिट प्लान हो गया, फिर प्लान के बाद ऑडिट प्रोग्राम बना था अपना, और फिर क्या है? वर्किंग पेपर। इन सबको अपन कहां लिखेंगे बेटा? ऑडिट फाइल में। अब यहाँ पे ऑडिट फाइल के अगर टाइप की बात करें तो यहाँ दो टाइप है, एक तो है करंट ऑडिट फाइल और एक है फिक्स्ड। फिक्स्ड या परमानेंट तो बेटा जिसमें टाइम बहुत समय, मतलब जिसमें हर बार हमको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जब जरूरत होती है, जब रिक्वायरमेंट है तभी हम इसमें चेंज करते हैं। लेकिन करंट ऑडिट फाइल ये हर साल बनाई जाती है, इसमें चेंजेस होते रहते हैं। तो देखो करंट ऑडिट फाइल के लिए क्या बोला, यह संस्था के प्रतिवर्ष ऑडिट कार्य से संबंधित होती है। संस्था के प्रतिवर्ष ऑडिट कार्य, उसका जो भी ऑडिट वर्क किया है उसको काय में लिखा जाता है? करंट ऑडिट फाइल में। एक होती है बेटा फिक्स्ड ऑडिट फाइल। इसमें क्या होता है? इसमें विभिन्न संस्थाओं के नियम व उपनियम लिखे जाते हैं, नियम और उपनियम में जब चेंज होगा तो इसमें भी चेंज कर देंगे। साथ ही ऑडिट के लिए महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेजों, समझौतों और मिनट की प्रति है। बेटा मिनट क्या होते हैं? जब भी कोई कंपनी में मीटिंग होती है तो उसके मिनट तैयार किए जाते हैं। क्या तैयार किए जाते हैं? मिनट। यानी कि उस मीटिंग में प्रेसिडेंट कौन था, चेयरपर्सन कौन था, कौन कौन बंदे आए थे, कौन से टॉपिक पे हमने डिस्कशन किया, कोई रिजोल्यूशन पास किया है तो उस रिजोल्यूशन में कितने अनफेवर में वोट आए, कितने फेवर में वोट आए, इन सभी चीजों की डिटेल काय में लिखी रहेगी? मिनट्स में लिखी रहेगी। तो उनकी प्रतियां भी इसमें लगी रहेगी। साथ ही अ रिकॉर्ड ऑफ एंड द इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल रिलेटिंग द अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, आंतरिक नियंत्रण के अध्ययन, यानी कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के लिए, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की स्टडी के लिए और इसके इवोल्यूशन के लिए जो भी रिकॉर्ड है उनको भी हम कहाँ लिखेंगे बेटा? परमानेंट ऑडिट फाइल में। यानी कि देखो पहला तो हो गया है नियम, नियम से उपनियम भी हो गया, नियम उपनियम, कानूनी, पेपर, एग्रीमेंट, समझौते, ये सारी चीजें आएगी, लीगल डॉक्यूमेंट एक तरह से सारे। ठीक, साथ ही इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट। ठीक है क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपीज, वो प्रीवियस ईयर के जितने भी रेशियो एनालिसिस किए हैं उन सब के रिकॉर्ड, ट्रेंड के, मैनेजमेंट लेटर इशूड बाय ऑडिटर इफ एनी, अगर ऑडिटर ने मैनेजमेंट को क्या करा है, कोई मैनेजमेंट लेटर इशू करा है तो उसकी कॉपी भी रहेगी। साथ ही रिकॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन विद द रिटायरिंग ऑडिटर इफ एनी बिफोर एक्सेप्टेंस द अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर। बेटा ये शायद क्लोज 1 पार्ट 1 शेड्यूल फर्स्ट, सॉरी पार्ट 1 शेड्यूल फर्स्ट पार्ट फर्स्ट नंबर 8 में दिया हुआ है कम्युनिकेशन की, आपको प्रीवियस और ऑडिटर से क्या करना है? कम्युनिकेशन करना है, तो उसका रिकॉर्ड भी रखना है। साथ ही नोट्स रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी रिलेटेड, जो भी सिग्निफिकेंट क्या है नोट्स है वो, और सिग्निफिकेंट ऑडिट ऑब्जर्वेशन ऑफ अर्लियर ईयर। डन, तो ये फिक्स्ड में आएंगे। यानी कि अगर ऑडिट फाइल की बात करें तो इसमें ऑडिट प्लान, ऑडिट प्रोग्राम और वर्किंग पेपर शामिल है। ऑडिट फाइल दो तरह की होती है, करंट और फिक्स्ड। फिक्स्ड को अपन परमानेंट भी बोलते हैं। डन, चलिए वर्किंग पेपर। बेटा जो जो डेली के जो भी काम किए गए हैं उनको हम क्या लिखते हैं? एक वर्किंग प्रोग्राम लिखते हैं, वर्किंग पेपर। ये वो अपने मेरे क्या होते हैं? ऑडिटर के एक वर्किंग पेपर्स होते हैं, उसमें उनको नोट डाउन करता है कि हमने आज ये काम किया, हमें ये ऑडिट एविडेंस मिले हैं, या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है, गलतियां हैं। तो ऑडिट एविडेंस जुटाने के लिए जिन पत्रों का यूज किया जाता है, तो देखो बात क्या बोली है, ऑडिट एविडेंस जुटाने के लिए जिन पत्रों की आवश्यकता होती है या यूज किया जाता है और जिन पत्रों के आधार पर ऑडिट कार्य किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? वर्किंग पेपर। और ध्यान रहे बेटा, वर्किंग पेपर किसकी संपत्ति होती है? ऑडिटर की लिखित निजी संपत्ति होती है। यहां तक मैनेजमेंट भी, यानी कि इसका खुद का स्वामित्व होता है ऑडिटर का, तो मैनेजमेंट ऑडिटर को वर्किंग पेपर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। साथ ही ऑडिटर की भी लायबिलिटी है बेटा कि वो इन सार्वजनिक नहीं करे,
किंतु अगर वह ऐसा करता है तो वो तो वह दुराचरण का पेशेवर दुराचरण दोषी माना जाएगा। ठीक है बेटा, आइए आगे। साथ ही इन पे अंकेक्षण का ग्रहणाधिकार होता है, ऑब्वियसली बात है, तभी तो वर्किंग मैनेजमेंट इसको नहीं मान मामा इनकी डिमांड नहीं कर सकता है, बाध्य नहीं कर सकता है। लेकिन अगर देखो मैनेजमेंट में मांगा है तो अपनी इच्छा से कौन दे सकता है? ऑडिटर अपनी इच्छा से दे सकता है, अगर उसको कोई दिक्कत ना हो तो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर स्क्रीनशॉट जो लेना हो एक बार ले। डन है क्या बेटा? चलिए बेटा, जो ये लास्ट दे रखा है ना कि ऑडिट वर्किंग पेपर को सार्वजनिक, यानी कि ऑडिटर को जो भी इंफॉर्मेशन है अपने क्लाइंट की, उसको थर्ड पार्टी को नहीं देना चाहिए। तो बेटा इसके लिए दिया हुआ है, ये जो दुराचरण का दोषी माना जाएगा ना, अगर इसके एक्ट की बात करें तो ये कौन से में लिखा हुआ अपने आईसीआई के कोड ऑफ इथिक्स में, सेकंड शेड्यूल पार्ट फर्स्ट के क्लोज 1 में। डन है क्या बेटा? हाँ बड़े आगे। चलिए देखो आगे क्या है फिर। ऑडिटर प्रोसीजर, ये लीजिए ऑडिटर प्रोसीजर या ऑडिट प्रोसीजर, देखिए क्या है। ऑडिट प्रोसीजर, सबसे पहले तो रूटीन चेक बेटा, रूटीन चेक और होती है टेस्ट चेक। रूटीन चेक क्या होती है? प्रारंभिक लेखा पुस्तकों को जांचना, प्रारंभिक लेजर होगी, जनरल एंट्री होगी, सब्सिडरी बुक होगी, इनको चेक करना, खातों के शेषों को जांचना, गणितीय शुद्धता को जांचना, ये सारे काम क्या होते हैं बेटा? रूटीन चेक जो डेली आते हैं बेटा, ये 100% किए जाते हैं। रूटीन चेक क्या होती है? 100% किया जाता है। अब रूटीन चेक रोज का काम रोज कर रहे हैं रोज, तो बेटा 100% अगर चेकिंग कर रहे हैं तो ये एक आसान कार्य है अगर लाभ की बात करें। साथ ही अंतिम जांच का आधार है, यानी कि जो फाइनल ऑडिट करेंगे उसके लिए बेस है ये। ठीक है, ये अपनी शुद्धता को प्रमाणित करती है। ओके, इसकी कमियों की बात करें तो देखो, सैद्धांतिक अशुद्धियों का पता लगाना इसमें कठिन होता है, साथ ही अत्यंत साधारण कार्य है। ठीक है, टेस्ट एक बेटा, परीक्षण जांच। परीक्षण जांच के लिए प्रोफेसर मिक ने एक डेफिनेशन दी है कि परीक्षण बेटा, टेस्ट एक क्या होता है कि जैसे मान लो किसी कंपनी में बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन है, मान लो 4-5 लाख ट्रांजेक्शन है, तो मैं एक एक ट्रांजेक्शन तो चेक करोगा नहीं ऑडिटर। तो ऑडिटर क्या करेगा, उन 4-5 लाख ट्रांजेक्शन में से कुछ सैंपल बेसिस पे क्या करेगा, रेंडम बेसिस पे क्या करेगा, कुछ ट्रांजेक्शन को सेलेक्ट करेगा। बात आगे समझ में? और उन ट्रांजेक्शन को क्या करेगा, चेक करेगा, और उन ट्रांजेक्शन के आधार पे पूरे 100% की क्या दी जाएगी अपन को, ओपिनियन दी जाएगी। यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि ट्रांजेक्शन है 100, मैंने इन 100 में से कितने ट्रांजेक्शन सेलेक्ट कर लिए, 50, और इन 50 में मैंने जो जो भी गलतियां हैं, या अगर मेरे 50 ही ट्रांजेक्शन सही निकले तो मैंने क्या बोला है कि 100 ट्रांजेक्शन ही मेरे क्या है, सही है। यानी कि इसको 100 ट्रांजेक्शन को चेक ना करके मैंने इसके 50% ट्रांजेक्शन को क्या कर लिया है, चेक कर लिया रेंडमली। ठीक, तो उसे बोलते हैं टेस्ट चेक। तो प्रोफेसर मिक ने डेफिनेशन दी है, परीक्षण, परीक्षण जांच, तात्पर्य समान प्रकार के बड़े बड़े लेन देनों में से कुछ लेन देनों को चुनकर उनकी जांच करना। यानी कि समान प्रकार के एक जैसे बहुत सारे लेन देनों में से कुछ लेन देनों को चुन के उनकी जांच करना, यही मेरा क्या कहलाता है बेटा, टेस्ट चेक कहलाता है। जब प्रत्येक लेखे की जांच न करके कुछ लेखों की जांच की जाए तो उसे क्या कहते हैं, परीक्षण जांच कहते हैं, टेस्ट चेक कहते हैं। यह सैंपल और रैंडम बेसिस पे होता, पढ़ ही चुके हैं। यह जांच ऑडिटर को काम, हाँ बेटा ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो टेस्ट चेक है बेटा, ये ऑडिटर के काम को तो कम कर देती है, लेकिन उसकी उत्तरदायित्व को कम नहीं करती है। अगर इसके लाभ की बात करें तो समय की बचत, सही परिणाम, बड़े व्यवसायिक संगठन के लिए उपयोग। हानि की बात करें तो जांच का संपूर्ण विश्वसनीय
विश्वसनीय के लिए उपयुक्त हो गया। मेन इसकी हानि याद रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अंकेक्षण के कार्य को कम करती है, उसके उत्तरदायित्व को नहीं कम करती है, उसके उत्तरदायित्व को तो बढ़ाती ही है। ठीक है, लास्ट टॉपिक है बेटा आज का अपना ऑडिट नोटबुक। अगर ऑडिट नोटबुक की बात करें तो यह अंकेक्षण, यह ऑडिटर अंकेक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं तथ्यों को नोटबुक में अंकित करता है। मतलब जब ऑडिटर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें वो काय में लिखता है, ऑडिट नोटबुक में लिखता है, तो उसे क्या बोलते हैं? ऑडिट नोटबुक। समझ में आ गया? यानी कि जिस बुक में लिखेगा उसे क्या बोलते हैं? ऑडिट नोटबुक। इसमें क्या क्या लिखा जाता है? अंकेक्षण कार्य की प्रगति नोटबुक में, आंतरिक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की रूपरेखा, लेखांकन पद्धति से संबंधित जानकारी, सीमा, नियम, साझेदार से महत्वपूर्ण बातें और अंकेक्षण प्रारंभ और समाप्त करने की अंतिम तिथि। लाभ है न्यायालय में प्रमाण के रूप में कार्य की प्रगति की जानकारी, अंकेक्षण कार्य में सहायक, ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने में सहायक। साथ ही अगर दोष की बात करें तो अंकेक्षक के विरुद्ध न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक, तो बेटा फालतू की बात करते हैं अपन आगे। बस ऑडिट प्रोग्राम में प्रोसीजर याद रखना है तुम्हें। मेन इसमें नोटबुक की डेफिनेशन, किसमें क्या क्या लिखा जाता है। अब आगे बात करते हैं बेटा अगर ऑडिट प्लान की, तो ऑडिट प्लान ऐसे 300 ऐसे 200 का रेफरेंस दिया था। ऑडिट प्रोग्राम याद हो तो रूपरेखा है, साथ ही इसको कोहलर ने क्या बोला था? कार्य विभाजन, और जोन्स ने इसको योजनाबद्ध विधि कहा है। एक लिखित और पूर्ण होना चाहिए AS8 के हिसाब से। ठीक है, एक ऑडिट टेक्निक और ऑडिट टेक्निक इकट्ठे करने की जो मेथड है, ये याद रखना है आपको। ठीक, बाकी की अपन बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा। ये अपने कुछ छोटे छोटे टॉपिक थे, जैसे कि ऑडिट प्रोग्राम, ये अपना आज हो गया है, ऑडिट प्लान, ऑडिट एविडेंस, वर्किंग पेपर, ऑडिट नोटबुक। ठीक, बाकी बात अपन बेटा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करना बेटा।